स्वागत है दोस्तों हमारे चैनल ब्रेन एंड डिसीज कॉर्नर में। आज हम बात करेंगे कि डिप्रेशन के क्या कारण होते हैं और इस टॉपिक में हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर सुनील कुमार आहूजा सर, डॉक्टर ब्रजमोहन, डॉक्टर फैज, डॉक्टर सुनील नागर, डॉक्टर दिव्यांशी एंड डॉक्टर आयशी। तो सर हमें बताएंगे कि डिप्रेशन क्यों होता है। देखिए, आम बोलचाल में या आम लोगों में ये धारणा बनी हुई है कि डिप्रेशन जो होता है तनाव वाली घटनाओं से होता है। जैसे कि किसी की लाइफ में अब कोई बहुत बड़ी बीमारी आ जाए, उसका डिवोर्स हो जाए, शादीशुदा ज़िंदगी अच्छे से नहीं चल रही हो, उसका कामकाज अच्छे से नहीं चल रहा हो, बेरोजगार हो गया हो, या फिर और भी इसी तरह से जो मिलती जुलती जो घटनाएं रहती हैं वो डिप्रेशन करा सकती हैं। तो सबने जैसे कि बताया कि स्ट्रेसफुल कंडीशन आ जाए लाइफ में तो डिप्रेशन हो सकता है, लेकिन सर एक बात समझ में नहीं आई, तनाव तो जिंदगी में सबके आता है, तो क्या सबको जिंदगी में एक बार डिप्रेशन होता है? बिल्कुल सही आपने पकड़ा है। जब मैं इस विषय में नहीं था तो मुझे भी पहले ऐसे ही लगता था कि डिप्रेशन जो होता है तनाव और भरी घटनाओं से होता है, लेकिन जितनी वैज्ञानिक समझ है, जितना वैज्ञानिकों ने अभी तक जाना है, तो उन्होंने ये करंटली इस डिसीजन पर पहुंचे हैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि जो डिप्रेशन जो रहता है डीएनए और इन्वायरमेंट की इंटरेक्शन से होता है। आपने बताया कि डिप्रेशन के दो कारण हैं, एक तो तनाव एनवायरमेंटल, दूसरा जीन्स डीएनए। तो हमें सर कैसे पता चलेगा कि इसमें जीन्स या डीएनए का इन्वॉल्वमेंट है? जी हाँ, तो क्या रहता है कि पहले तो हम ये समझ लें कि जो डीएनए या जेनेटिकली जो ससेप्टेबल लोग रहते हैं, जो बायोलॉजिकली वल्नरेबल लोग रहते हैं, जब उनके ज़िंदगी में कोई दुखद घटनाएं घटती हैं तो उन्हें डिप्रेशन हो जाता है। ये तो हमको अभी तक क्लियरली समझ में आ गया है, ठीक है ना। अब क्या रहता है कि बहुत सारी स्टडीज़ हुई हैं, फैमिली स्टडीज़ हुई हैं, ट्विंस स्टडीज़ हुई हैं, लिंकेज स्टडीज़ हुई हैं, जीनोम वाइड स्टडीज़ हुई हैं, मतलब ये डीएनए से रिलेटेड बहुत सारी जानकारियाँ, बहुत सारी स्टडीज़ हुई हैं, जिससे हमें मालूम पड़ा है कि ये जो डिप्रेशन होता है वो उसमें डीएनए का बहुत बड़ा रोल रहता है। जैसे कि मान लें फैमिली स्टडीज़ की हम लोग बात करें तो ये पाया गया है कि जिस किसी परिवार में किसी यदि व्यक्ति को डिप्रेशन है तो उसके सगे संबंधियों में डिप्रेशन होने की संभावना ज़्यादा होती है तुलनात्मक रूप से जनरल पॉपुलेशन की अपेक्षा। इसी तरह से ट्विन स्टडीज में भी ये पाया गया है कि ऐसे जुड़वा जो कि मोनोजाइगोटिक होते हैं उनमें डिप्रेशन होने की संभावना ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू डाइजाइगोटिक ट्विंस। तो सर मोनोजाइगोटिक ट्विंस के कंपैरिजन में डाइजाइगोटिक ट्विंस का कंकॉर्डेंस रेट कितना होता है डिप्रेशन के केस में? हाँ, तो जो मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर रहता है या डिप्रेशन के केस में मोनो कंकॉर्डेंस रेट जो रहती है मोनोजाइगोटिक ट्विंस में 70 to 90% होती है, जबकि डाइजाइगोटिक ट्विंस में ये बहुत कम होती है, 20 to 30% होती है। इसका मतलब ये है कि देखिए जो ट्विंस हैं पूरा का पूरा डीएनए शेयर कर रहे हैं, उसके बावजूद भी दोनों को हर केस में डिप्रेशन नहीं हो रहा है, केवल 70 to 90% में हो रहा है। इसका क्या मतलब है, कुछ और भी रिस्क फैक्टर्स हैं, नॉन हेरिटेबल रिस्क फैक्टर्स वो हो सकते हैं जिसकी वजह से डिप्रेशन किसी भी व्यक्ति में हो सकता है। तो हमको कंकॉर्डेंस रेट पता चला मोनोजाइगोटिक और डाइजाइगोटिक ट्विंस का। तो सर ये पूछना चाहता हूँ कि डिप्रेशन की जीन कोई क्रोमोसोम फिक्स है, जैसे हंटिंगटन कोरिया क्रोमोसोम फिक्स है, क्या इसमें भी ऐसा ही है? हाँ, तो जीनोम वाइड स्टडीज और जो लिंकेज स्टडीज है उनसे थोड़ी बहुत हमें हेल्प मिली है। लिंकेज स्टडीज ये कहती हैं कि जिन व्यक्तियों में सीरोटोनिन ट्रांसपोर्टर जीन्स रहते हैं या फिर बीडीएनएफ के जो जीन्स रहते हैं या फिर डोपामिन रिसेप्टर 4 के जीन्स रहते हैं, डैट1 जीन्स रहते हैं, वो जिनमें ये जीन्स पाए जाते हैं और इन जीन्स में जीन्स तो ये सारे सभी व्यक्तियों में रहते हैं, पर इन जीन्स में जो गड़बड़ियां पाई जाती हैं तो उनकी वजह से जो ये जीन जिस प्रोटीन को कोड करते हैं, जैसे मैंने अभी चारों प्रोटीन बताई, तो वो प्रोटीन जो रहती है अपना काम ढंग से कर नहीं पाती हैं और ऐसे लोग क्या रहते हैं जब कभी इनकी जिंदगी में स्ट्रेसफुल इवेंट होती है तो वो डिप्रेशन में जा सकते हैं। तो जेनेटिक फैक्टर्स तो हमको पता चले, सर इसके अलावा एनवायरमेंटल फैक्टर्स क्या हो सकते हैं डिप्रेशन के? देखिए, इन्वायरमेंट फैक्टर्स तो अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है ना। जैसे कि किसी की लाइफ में यदि बहुत बुरा समय चल रहा है, उसका बेरोजगार हो चुका है, वो रोजगार ढंग से चल नहीं रहा है, उसकी मैरिज लाइफ ढंग से काम नहीं कर रही है, या फिर मान लो कि उनके बच्चों की पढ़ाई जो है कहीं और बाहर विदेश में भेजना है पर उसके पास उनके लिए पैसे नहीं हैं, या फिर और इस तरह के छोटे मोटे इश्यूज रहते हैं, जैसे किसी की फैमिली में किसी की डेथ हो जाए या किसी को फिजिकल इलनेस या कोई बहुत बड़ी बीमारी हो जैसे कैंसर हो जाए, एचआईवी हो जाए, तो ये मुख्य कुछ कारण रहते हैं जिनमें कि डिप्रेशन हो सकता है। ये सर मैं जैसे देखा कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा तनाव से भी उबर जाते हैं, कुछ छोटे से तनाव में भी परेशान हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं, तो क्या इनका कुछ टेम्परामेंट या कुछ पर्सनैलिटी ट्रेट्स होते हैं?
जो इसमें भूमिका निभाते हैं? हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो आपने अभी तो बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। सभी लोगों ने देखा होगा कि डिप्रेशन गरीब को भी हो सकता है, अमीर को भी हो सकता है, जिसके पास बहुत सारा पैसा हो उसको भी हो सकता है, कोई हाईली अचीवर हो उनको भी हो सकता है, सेलिब्रिटीज को भी हो सकता है, इवन हम डॉक्टर्स को भी हो सकता है, साइकियाट्रिस्ट को भी हो सकता है डिप्रेशन। तो बिल्कुल आप सही कह रहे हो कि क्या मतलब कि ये सारी चीजें होने के बावजूद भी क्या किसी को डिप्रेशन हो सकता है? हाँ बिल्कुल सही है, डिप्रेशन हो सकता है। वो डिप्रेशन एक्चुअली में क्या रहता है कि अभी जैसा मैं अभी पहले भी बता चुका हूँ कि केवल घटना मात्र आपके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी, जेनेटिक का भी इन्वायरमेंट रहता है, ठीक है। तो जेनेटिक का जो इन्वायरमेंट होता है करीब 40% होता है और इन्वायरमेंट करीब 60% होता है। तो ये जीन्स और इन्वायरमेंट का जो इंटरेक्शन रहता है वो डिसाइड करेगा कि डिप्रेशन कैसे होगा, ठीक है। तो जीन्स मतलब क्या? जीन्स मतलब ये जो हमारे जो ब्रेन में जो ब्रेन की स्ट्रक्चर कैसे बनी हुई है, ब्रेन कैसे फंक्शन कर रहा है, ब्रेन कैसे केमिकल्स बना रहा है, कैसे उन केमिकल्स का ट्रांसमिशन हो रहा है, कैसे उनकी मेटाबॉलिज्म हो रही है, एक तो ये वन एस्पेक्ट है। दूसरा एस्पेक्ट ये कि आपका जो जेनेटिक है वो किस तरह की पर्सनालिटी को शेप कर रहा है। तो पर्सनालिटी में हमारा जो टेम्परामेंट जो रहता है बहुत हद तक ये हेरिटेबल रहता है, मतलब कि वो आपको फैमिली से मिला हुआ रहता है, ठीक है। तो ये पाया गया है कि यदि किसी व्यक्ति में हार्म अवॉइडेंस यानी एंजाइटी के ज्यादा ट्रेट्स होते हैं, जो जल्दी बहुत ज्यादा डिप्रेस हो जाते हैं, या जिनमें नॉवेल्टी सीकिंग की प्रॉपर्टी कम होती है, मतलब जो लोग ज्यादातर घर के अंदर जीवन व्यतीत करते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे व्यक्ति जो बहुत जल्दी गुस्सा करने लग जाएं, बहुत जल्दी रोने लग जाएं, बहुत जल्दी डरने लग जाएं, बहुत जल्दी घबराने लग जाएं, बहुत जल्दी जिनको शर्मिंदगी महसूस होती हो, या जो व्यक्ति बहुत ज्यादा रिजर्व रहते हो, अकेले रहते हो, तो उनमें क्या रहता है कि डिप्रेशन होने की संभावना बढ़ जाती है। सर आपने जैसे पर्सनालिटी के बारे में बताया, तो सर मुझे ये बताइए कि इंट्रोवर्टेड पर्सनालिटी वर्सेस एक्सट्रोवर्टेड पर्सनालिटी इसमें किसमें ज़्यादा पॉसिबिलिटी होगी डिप्रेशन की? देखिए इसके लिए कोई बहुत बड़ी स्टडीज तो नहीं हुई है, ये मतलब ये डिपेंड करता है कि आपकी कोपिंग स्किल्स कैसी है। मतलब एक्चुअल में इंट्रोवर्ट होना बहुत गलत बात नहीं है, एक्सट्रोवर्ट होना गलत बात नहीं है। प्रॉब्लम क्या होती है कि इंट्रोवर्ट के साथ कि चूंकि वो घर के अंदर जीवन व्यतीत करते हैं तो उनका जो सोशल नेटवर्किंग रहता है वो बहुत कम रहता है। तो अगर सोशल नेटवर्किंग कम रहेगी, आपके फ्रेंड्स कम रहेंगे, तो ये पूरी पूरी संभावना है कि आप अपने इमोशंस को वेंटिलेट अच्छे से नहीं करोगे। जबकि एक्सट्रोवर्ट क्या रहते हैं, कहीं भी घूम लेते हैं, अपने दोस्तों के साथ बैठते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, उनका सोशल नेटवर्किंग अच्छा रहता है। तो जब कभी भी उनकी लाइफ में एडवर्सिटी होगी तो क्या होगा, वो अपने इमोशंस को वेंटिलेट कर पाएंगे और साथ में वो हेल्प ले पाएंगे, ठीक है ना। तो बस इतना ही है, बाकी ऐसा जेनेटिकली ऐसा कुछ नहीं कि इंट्रोवर्ट ज्यादा सफर करते हैं, एक्सट्रोवर्ट सफर करते हैं। डिफरेंस कहाँ पे आ जाता है, आपकी कोपिंग मैकेनिज्म्स पे आ जाता है, आपकी सोशल नेटवर्किंग कैसी है। अगर इंट्रोवर्ट की कोपिंग मैकेनिज्म बहुत अच्छी है तो हो सकता है कि उसे डिप्रेशन कम हो, और वही एक्सट्रोवर्ट यदि कोपिंग मैकेनिज्म खराब है, जैसे कि मान लो कि उसे किसी तनावपूर्ण जिंदगी से वो गुजर रहा है और वहां गुस्सा करने लग जाए, अपने आप को हार्म पहुंचा दे या नशे का सेवन करने लग जाए, तो इससे उसको डिप्रेशन हो सकता है ना। क्योंकि हमें एक और चीज मालूम है कि नशा भी जो रहता है डिप्रेशन कराता है। सर इसी तरह एक और क्वेश्चन सर आईक्यू का रिलेशन डिप्रेशन के साथ, हाई आईक्यू वर्सेस लो आईक्यू, इसमें से किसमें से ज़्यादा डिप्रेशन का चांसेस होगा? देखिए ऐसी तो स्टडी तो मैंने बहुत कम ही पढ़ी है, लेकिन फिर भी जो मेरे जो करंट नॉलेज ये कहता है कि हाई आईक्यू हो चाहे लो आईक्यू हो, इसका लेना देना कैसा है, आपके डीएनए से लेना देना है, आपकी पर्सनालिटी से लेना देना है, और आपके इन्वायरमेंट इवेंट से लेना देना है। सर तो कोई ऐसी एज है जिसमें डिप्रेशन ज़्यादा पाया जाता हो? देखिए डिप्रेशन क्या रहता है, किसी भी फेज में हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन ज़्यादा जो डिप्रेशन केस रहते हैं एडल्ट लाइफ में, यंग एडल्ट लाइफ में बहुत ज़्यादा होते हैं। हमने देखा कि बच्चों को भी डिप्रेशन होता है, तो हम मुझे इस बात के चांसेस कम है कि उनकी ज़िंदगी में एडवर्स लाइफ इवेंट हुए हों, तो उनमें डिप्रेशन का कारण क्या हो सकते हैं? हाँ यही देखिए बात आ गई, यदि उन किसी की एडवर्स लाइफ में इवेंट नहीं हुई है, एडवर्स लाइफ इवेंट किसी की जिंदगी में नहीं हुई है, तो फिर भी उसकी लाइफ में डिप्रेशन हो सकता है। तो यहाँ किसका रोल आ गया, डीएनए का रोल आ गया, ठीक है ना। लेकिन एडवर्स लाइफ इवेंट ना होने के बावजूद भी मैं जैसा पहले बता चुका हूँ, और डीएनए ना एडवर्स लाइफ इवेंट ना हो और डीएनए आपके अंदर मौजूद है डिसीज कराने वाला, तो आपको ये बीमारी हो सकती है। तो जो छोटे बच्चे जो रहते हैं जिनमें कि अगर डिप्रेशन हो रहा है पर उनकी लाइफ बिल्कुल अच्छी चल रही थी, उनकी लाइफ में कोई एडवर्सिटीज नहीं आई थी, फिर भी डिप्रेशन हो रहा है, तो अपन ये समझेंगे कि डिप्रेशन में भी हो सकता है कि उनमें ससेप्टेबल जीन्स पाए जाते हैं, उसकी वजह से होगा। सर सामान्यतः जो एंजाइटी सिम्टम्स होते हैं वो डिप्रेशन के साथ जुड़े हुए होते हैं, तो किस उम्र में एंजाइटी सिम्टम्स ज़्यादा कोरिलेटेड होते हैं डिप्रेशन के साथ में? हाँ
तो ये है कि जो रिएक्टिव डिप्रेशन होते हैं, रिएक्टिव डिप्रेशन यूजुअली यंग एडल्ट लाइफ में होते हैं, मतलब कि युवा वयस्कों में होते हैं। तो युवा वयस्कों में यदि कोई भी डिप्रेशन हो रहा है तो अधिकतर डिप्रेशन रिएक्टिव होते हैं, मतलब बाहर की तनावपूर्ण घटनाओं से जुड़े हुए रहते हैं। तो इस तरह के डिप्रेशन में अक्सर ये पाया गया कि उनमें एंजाइटी ज़्यादा होती है, डिप्रेशन के सिम्टम्स तो मिलते ही हैं, पर एंजाइटी भी ज़्यादा होती है, सोमैटिक कंप्लेंस भी ज़्यादा होती है। सर डिप्रेशन को अगर हम 3 भाग में उम्र के हिसाब से डिवाइड करें, बच्चों में, वयस्क में और वृद्ध में, तो इन सब में डिप्रेशन के अलग अलग कारण क्या होंगे? तो जो युवा वयस्क रहते हैं उनमें डिप्रेशन अक्सर रिएक्टिव रहता है, मतलब कि बाहर की कोई तनावपूर्ण घटना घटी और उसके बाद वो डिप्रेशन में चले गए, ठीक है ना। जो उसके आगे जो 40 से 60 वाले ग्रुप रहते हैं उनमें बायोलॉजिकल डिप्रेशन ज़्यादा होता है, जिसको अपन एंडोजीनस डिप्रेशन भी कहते हैं या ऑटोनॉमस डिप्रेशन भी कहते हैं। इस तरह के केसेस में ये पाया गया है कि आपकी लाइफ में या तो स्ट्रेस बहुत ही छोटा सा होगा या तो स्ट्रेस होगा ही नहीं, फिर भी वो डिप्रेशन में चले जाएंगे। तो ये चीज बता रहे कि वो पहले से ही क्या थे, कुछ वल्नरेबिलिटी फैक्टर्स उनमें प्रेजेंट थे। वो वल्नरेबिलिटी फैक्टर्स किसी भी रूप में प्रेजेंट हो सकते हैं, या तो डीएनए के रूप में प्रेजेंट हो सकते हैं, या कि आपकी ब्रेन की स्ट्रक्चर में कोई खराबी आ गई है, ब्रेन की फिजियोलॉजी में कोई खराबी आ गई है, या न्यूरोकेमिकल्स के लेवल पे कोई खराबी आ गई है। ब्रेन के स्ट्रक्चर्स में क्या खराबी आ सकती है? हाँ, ब्रेन के स्ट्रक्चर्स में क्या रहता है कि कई सारे डिप्रेशन के व्यक्तियों में ये पाया गया है कि उनमें एट्रोफी मिलती है, ठीक है ना। और ये एट्रोफी जो होती है वो ग्लोबल भी हो सकती है और लोकलाइज भी हो सकती है। ग्लोबल मतलब कि पूरा सेरेब्रल कॉर्टेक्स खराब हो सकता है, या फिर ये भी हो सकता है कि आपका जो सेलेक्टिव पोर्शंस ऑफ द ब्रेन खराब हो, जैसे कि हो सकता है कुछ पर्टिकुलर सबकॉर्टिकल स्ट्रक्चर्स हो, आपका हिप्पोकैम्पस हो सकता है, एमिग्डाला हो सकता है, बेसल गैंग्लिया हो सकता है। सर डिप्रेशन में जो केमिकल्स का सुनते हैं कि सीरोटोनिन है, डोपामीन, नॉरएड्रेनालिन, सर थायरॉक्सिन या थायराइड जो हार्मोन्स होते हैं इनका क्या होता है सर? हाँ, तो अभी हमने जैसे अभी चर्चा करी कि जो न्यूरोकेमिकल्स जो रहते हैं वो डिप्रेशन करा सकते हैं, ठीक है ना। पर ये आपने हमें जानना है कि क्या न्यूरोकेमिकल की कमी होती है उसकी वजह से डिप्रेशन होता है, या फिर उनके आगे की बात है, जैसे कि उनके रिसेप्टर्स की बात है, या फिर सेल्स के अंदर जो मैसेंजर सिस्टम्स रहते हैं उनकी में खराबी आ जाती है, उसकी वजह से डिप्रेशन होता है। तो अधिकांश स्टडीज ये कहती है कि हमारा केमिकल्स का लेवल तो बराबर बना रहता है, प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, उनके रिसेप्टर लेवल पे प्रॉब्लम आती है, या फिर वो जो केमिकल्स जो हैं वो अपना काम ढंग से कर नहीं पा रहे हैं, मतलब ब्लंटिंग ऑफ रिस्पॉन्स मिल जाता है, ठीक है ना। तो क्या होता है कि डिप्रेशन में जैसे आपने अभी बात करी कि सेरोटोनिन की बात करी, डोपामिन की बात करी, इसके अलावा आपने नॉरपेनेफ्रिन की बात करी है, ठीक है ना। तो केवल यही 3 न्यूरोट्रांसमीटर इन्वॉल्व नहीं रहते हैं, इसके अलावा हमारे यहाँ कहते हैं गाबा इन्वॉल्व होता है, इसके अलावा जो रहता है एनएमडीए रिसेप्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, ग्लूटामेट इन्वॉल्व होते हैं, एसिटाइलकोलिन का भी बहुत ज्यादा रोल रहता है, ठीक है ना। तो जो व्यक्ति डिप्रेशन में गए हैं, प्रॉब्लम कहाँ पे आई है, या तो उन केमिकल्स के जो आगे की जो मैकेनिज्म है, जिस रिसेप्टर से वो काम करते हैं उसमें कोई गड़बड़ी हो गई हो, या फिर सेल्स के अंदर सेकंड मैसेंजर सिस्टम्स रहते हैं उनमें कोई गड़बड़ी हो गई हो, उसकी वजह से डिप्रेशन हो सकता है। तो अभी तक हमको पता चला कि डिप्रेशन के जो कारण होते हैं प्रमुखतः एडवर्स लाइफ इवेंट हो सकता है, बायोलॉजिकल वल्नरेबिलिटी हो सकती है, जेनेटिक ससेप्टिबिलिटी हो सकती है, न्यूरोट्रांसमीटर लेवल पर कोई दिक्कत हो सकती है, ब्रेन के स्ट्रक्चर में दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा ब्रेन की फिजियोलॉजी में कुछ चेंजेस होते हैं डिप्रेशन में? हाँ, देखिए क्या रहता है, ब्रेन की फिजियोलॉजी में बहुत सारे चेंजेस पाए गए हैं। जैसे कि हम खासकर बात करें ब्रेन का जो आगे वाला हिस्सा रहता है, एंटीरियर सेरेब्रल रीजन्स रहते हैं, उनमें क्या रहता है, ब्लड फ्लो कम हो जाता है, उनकी मेटाबॉलिज्म भी कम हो जाती है, खासकर जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स रहता है। जो हमारे अंदर की जो भावनाएं रहती हैं ब्रेन के 4 पार्ट्स द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। एक रहता है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, दूसरा रहता है एमिग्डाला, तीसरा रहता है हिप्पोकैम्पस और चौथा रहता है एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स। तो ये पाया गया है कि जो हमारा जो आगे का हिस्सा है यानी कि प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है, वहाँ ब्लड फ्लो कम हो जाता है, मेटाबॉलिज्म भी कम हो जाती है। लेकिन जो एमिग्डाला वाला हिस्सा रहता है वहाँ पर ब्लड फ्लो भी बढ़ जाता है और मेटाबॉलिज्म भी उसकी बढ़ जाती है। एक तो ये चीज पाई गई है। दूसरी चीज क्या पाया गया है कि जो कनेक्टिविटी रहती है, जो अपना जो ब्रेन का जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है और जो एमिग्डाला है, एमिग्डाला का काम क्या रहता है, इमोशनल एक्सप्रेशन करना, और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का काम क्या रहता है कि इमोशंस कितना एक्सप्रेस करना है, मतलब प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स एमिग्डाला को कंट्रोल किए रहता है। तो जैसा अभी मैंने बताया कि ब्लड फ्लो कम हो गया प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में, उसकी मेटाबॉलिज्म भी कम हो जाती है, और एमिग्डाला में ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, उसकी मेटाबॉलिज्म भी बढ़ जाती है। तो क्या होता है कि यहाँ पर प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और एमिग्डाला के बीच में जो कनेक्शन जो रहता है वो टूट जाता है, जिसकी वजह से प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स अपना इनहिबिटरी कंट्रोल एमिग्डाला पर रख नहीं पाता है, और उसकी वजह से क्या होता है, एमिग्डाला ओवरलाई एक्टिव हो जाता है, बहुत ज्यादा एडवर्स सिचुएशन में बहुत ज्यादा इमोशनली एक्सप्रेसिव हो जाता है।
सर कोई इन्फ्लामेटरी कंडीशन भी होती है जिसमें डिप्रेशन हो सकता है? हाँ देखिए, ये नई इटियोलॉजी आई है डिप्रेशन की कि इन्फ्लामेशन का रोल क्या है, कितना है डिप्रेशन में। तो ये कहाँ से आया कि ये पाया गया कि जो डिप्रेशन के जो मरीज रहते हैं उनमें ओबेसिटी ज़्यादा होती है, उनमें डायबिटीज़ ज़्यादा हो सकती है, उनमें रूमेटॉइड आर्थराइटिस की भी होने की संभावना ज़्यादा रहती है। ये सारी की सारी कंडीशन आप देखेंगे, इंक्लूडिंग द एथेरोस्क्लेरोसिस, हाइपरटेंशन भी। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो देखेंगे ये सब क्या है, इन्फ्लामेटरी कहीं ना कहीं एटियोलॉजी में रहती है। तो इस कारण से ये माना जा रहा है आजकल कि खासकर जो रेजिस्टेंट केसेस ऑफ जो डिप्रेशन रहते हैं उनमें ये माना जा रहा है कि हो सकता है कि डिप्रेशन में जो प्रो इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स जो रहते हैं जैसे कि साइटोकिन्स हो गए, इंटरल्यूकिन्स हो गए, इंटरफेरॉन गामा हो गए, वो कहीं डिप्रेशन तो नहीं करा रहे हैं। और इस पर कई सारी आजकल स्टडीज भी चल रही हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी को डिप्रेशन है, हमने दवाइयाँ दी पर उनका डिप्रेशन ठीक नहीं हो रहा है, तो उस केस में क्या किया जाता है कि एंटी डिप्रेशन ट्रीटमेंट तो दिया जा रहा है, साथ में एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट्स भी दे देते हैं और ये देख रहे हैं कि क्या उनका डिप्रेशन ठीक हो रहा है कि नहीं। सर डिप्रेशन में हार्मोन्स का क्या रोल होता है? जैसे हमने नाम सुने थायरॉक्सिन है, थायराइड हार्मोन्स हैं या बाकी जो हार्मोन्स होते हैं, तो इस पे सर कुछ प्रकाश डालें। हाँ, इनका भी कुछ तो रोल है, खासकर उस तरह के डिप्रेशन जो कि बायोलॉजिकल होते हैं यानी कि एंडोजीनस होते हैं, ठीक है ना, जो कि 40 से 60 लोगों में मिलते हैं, ठीक है। हाँ, ये पाया गया कि जो डिप्रेशन के मरीज रहते हैं उनमें थायराइड हार्मोन्स की मात्रा कम हो जाती है और टीएसएच की मात्रा बढ़ जाती है, खासकर जो हाइपोथायराइड पेशेंट्स रहते हैं। लेकिन हाइपरथायराइड बात की जाए उनमें भी डिप्रेशन हो सकता है। सर डिप्रेशन में जो स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल हो रहता है उसका क्या रोल है सर? हाँ देखिए, क्या रहता है कि डिप्रेशन ये कहा जाता है कि आपकी एचपी एक्सिस की एक्टिविटी बढ़ जाती है। एचपी एक्सिस मतलब हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी और एड्रिनल एक्सिस, ठीक है ना। तो क्या रहता है, जब हाइपोथैलेमस आपका ज्यादा एक्टिव हो जाता है तो वो क्या करता है कार्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करता है। कार्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन क्या करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड पर एक्ट करता है और एसिटेज हार्मोन ज्यादा बनाता है। अब ये एसिटेज हार्मोन क्या करता है, एड्रिनल ग्लैंड के पास जाता है, वहां पे क्या करता है, कार्टिसोल की मात्रा बढ़ा देता है। डिप्रेशन के मरीजों में ये पाया गया कि हाइपर कार्टिसोलिनिया तो मिलती है, मतलब कार्टिसोल लेवल तो बढ़ जाता है, लेकिन क्या होता है जो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म जो रहती है वो बहुत ज्यादा पुअर होती है। मतलब कार्टिसोल बढ़ने के बावजूद भी क्या होता है, वो कार्टिसोल की जो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म रहती है जिसके द्वारा कार्टिसोल के लेवल को कंट्रोल किया जाता है वो नहीं हो पाता है। और इसका प्रमाण कहाँ से मिला, ये मिला डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट से, ठीक है ना। ये पाया गया कि इन व्यक्तियों को यदि 0.5 से 2 मिलीग्राम डेक्सामेथासोन दिया जाए तो उसको देने के बावजूद भी कार्टिसोल का लेवल कम नहीं हुआ। वो क्यों कम नहीं हुआ, क्योंकि ये पाया गया कि ऐसा थियरी है कि डेक्सामेथासोन देने से भी यदि कार्टिसोल का लेवल कम नहीं हो रहा, मतलब कि डेक्सामेथासोन जो अपने ग्लूकोकार्टिकॉइड रिसेप्टर पे काम कर रहा है वो ग्लूकोकार्टिकॉइड रिसेप्टर जो है इनइफेक्टिव हो गया, नॉन फंक्शनल हो गया, उनकी संख्या डाउन रेगुलेटेड हो गई है। सर इसके अलावा कुछ स्लीप चेंजेस मिले हैं डिप्रेशन में? हाँ, स्लीप चेंजेस के भी प्रमाण मिले हैं डिप्रेशन में। डिप्रेशन में क्या होता है कि आपकी आरईएम स्लीप की जो लेटेंसी रहती है वो कम हो जाती है, आरईएम स्लीप फेज बढ़ जाती है, आपकी जो एनआरईएम फेज जो रहती है उसमें जो स्टेज 3 एंड स्टेज 4 है यानी स्लो वेव स्लीप उसकी अमाउंट भी कम हो जाती है, स्लीप की जो कंटिन्यूटी रहती है वो भी टूट जाती है, स्लीप की ड्यूरेशन भी कम हो जाती है। और आपको इसमें एक अजीब सी बात भी होती है, इसमें टर्मिनल इंसोम्निया नाम की चीज होती है, मतलब व्यक्ति को क्या होता है कि सुबह बहुत जल्दी नींद से वो जग जाते हैं। सर कोई क्या ऐसी मेडिकल कंडीशन भी ऐसी है जिसमें डिप्रेशन पाया जाता है? हाँ, कई सारे फिजिकल कंडीशन हम लोग पहले भी अभी चर्चा कर चुके हैं, जैसे एडिशन डिसीज हो गई, कशिंग सिंड्रोम होता है, हाइपोथायराइडिज्म होता है, एचआईवी होता है, कैंसर होता है, स्ट्रोक होता है, डायबिटीज होता है, बहुत सारी बीमारियां होती है, फिजिकल डिसीजेस होती हैं जिनमें डिप्रेशन होता है। और ये सारी फिजिकल डिसीज इस बात का भी प्रमाण देती हैं कि डिप्रेशन जो रहता है वो बायोलॉजिकल है। सर स्लीप पे एक क्वेश्चन है। हाँ। सर ये बताया जाता है कि डिप्रेशन में स्लीप कम हो जाती है, कोई ऐसा डिप्रेशन का टाइप होता है जिसमें स्लीप बढ़ जाती हो? हाँ, इसको हम लोग एटिपिकल डिप्रेशन कहते हैं। एटिपिकल डिप्रेशन में क्या होता है कि आपकी स्लीप बढ़ जाएगी और डाइट भी बढ़ जाती है। जैसे आपने बताया सर एक क्वेश्चन मेरा था, इसी प्रकार पूछ सकता हूँ? पूछो। सर ये डिप्रेशन में सुसाइड के क्यों विचार आते हैं सर? देखिए, ये सारे जो है ना अभी सब ये क्या है कि इस पर बहुत सारी स्टडीज हुई हैं, एग्जैक्ट कॉज तो कोई नहीं पा पाया है, लेकिन ये जरूर पाया गया है कि जिन भी व्यक्तियों में इम्पल्सिव सुसाइड हुई है या बहुत ज़्यादा जो अग्रेसिव सुसाइड करते हैं उनमें 5-हाइड्रोक्सी इंडोल एसिटिक एसिड जो कि एक सीरोटोनिन का मेटाबोलाइट रहता है उसकी मात्रा सीएसएफ में कम हो जाएगी। सर जैसे बहुत सारे सेलिब्रिटीज को डिप्रेशन हुआ है, तो सर उसके क्या कॉज हो सकते हैं कि मतलब उनके पास तो सब कुछ है बट फिर भी उसके क्या कॉज हो सकते हैं? हाँ, आप लोग बहुत सही कह रहे हो कि बहुत सारे सेलिब्रिटीज, इवन सेलिब्रिटीज नहीं, जो डॉक्टर्स हैं
या कोई और अपनी फील्ड में उन्होंने बहुत ज़्यादा सक्सेस पाई हुई है, उनको डिप्रेशन हो सकता है। हालांकि जो भी सक्सेस पाया इसका मतलब क्या है कि वो खुश होगा, हम लोग तो ये समझते हैं, उनके पास बहुत सारा पैसा होगा, उनका करियर भी अच्छा चल रहा होगा, कोई फैमिली या प्रॉब्लम भी नहीं होगी, फिर भी उनको डिप्रेशन हो रहा है। तो अभी तक हम जो ये चर्चा कर रहे हैं इसीलिए कर रहे हैं कि लोगों में समझ बढ़े कि जो डिप्रेशन होता है केवल ऐसा नहीं कि आपकी लाइफ अच्छी चल रही है उसके बाद भी डिप्रेशन होगा। ये जो डिप्रेशन जो रहता है आपके जीन्स और जो बायोलॉजिकल जो आपकी ससेप्टेबिलिटी है उसकी वजह से होता है। तो कुछ जैसे सेलिब्रिटीज को डिप्रेशन हुआ है तो हो सकता है कि उनकी लाइफ अच्छी चल रही हो, लेकिन हो सकता है कि वो पहले से ही बायोलॉजिकली वल्नरेबल हो, ठीक है। और इसका जो सबसे ज्यादा प्रमाण मिला हमारे मिला सीरोटोनिन ट्रांसपोर्टर जीन से। ये पाया गया है कि जिन व्यक्तियों में जो सीरोटोनिन ट्रांसपोर्टर जीन का जो प्रमोटर रीजन रहता है उसको कोड करने वाला जीन यदि उसमें म्यूटेशन आ जाए तो जो सीरोटोनिन ट्रांसपोर्टर जीन है अपना काम ढंग से नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से क्या होता है जब कभी भी इनकी लाइफ में कोई भी स्ट्रेसफुल इवेंट होगी, जैसे मान लो कि ब्रेकअप ही हो गया किसी का, ठीक है ना, तो वो डिप्रेशन में जा सकते हैं। क्यों गए वो डिप्रेशन में? क्योंकि क्या हुआ कि उनके जो पहले से वो बायोलॉजिकली ससेप्टेबल थे, तो उस कंडीशन में जो हमारे अंदर जो होम्योस्टेटिक स्टेट पैदा होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई है, और उसकी वजह से क्या हो रहा है वो डिप्रेशन में जा रहे हैं, ठीक है ना। और इसका एक और प्रमाण है, देखिए ये तो बिल्कुल आपने बहुत सही क्वेश्चन पूछा है। आप ये भी जानते होंगे कि यदि मान लो कि किसी का ब्रेकअप हुआ है, ठीक है ना, लेकिन ब्रेकअप यदि मान लीजिए दो लड़कियों का हुआ लेकिन बॉयफ्रेंड सेम है और दो लड़कियों का ब्रेकअप हुआ, दोनों का बॉयफ्रेंड सेम है, ठीक है ना। वो बॉयफ्रेंड क्या था कि पहली वाली लड़की के साथ रिलेशन में था, उससे ब्रेकअप हुआ, फिर वो बॉयफ्रेंड जो था वही वाला पहले वाला दूसरी लड़की के साथ रिलेशन में गया, फिर उसके वहां भी ब्रेकअप हुआ। लेकिन आप देखेंगे कि जरूरी नहीं कि दोनों लड़कियों को डिप्रेशन हुआ हो, यहाँ देखिए माहौल एक जैसा है, सेम बॉयफ्रेंड और जो दोनों लड़कियां हैं वो भी मान लीजिए मान लो सेम करियर में है, ठीक है ना, सेम सक्सेस प्राप्त कर चुकी है, फाइनेंशियली भी उनको प्रॉब्लम नहीं, फिर भी देखिए क्या हो रहा है कि एक लड़की डिप्रेशन में जा रही है, दूसरी लड़की डिप्रेशन में नहीं जा रही है। क्या एक व्यक्ति डिप्रेशन में जा रहा है, दूसरा व्यक्ति डिप्रेशन में जा रहा है? ये क्या सिद्ध कर रहा है? ये सिद्ध कर रहा है कि जरूरी नहीं कि आपका इन्वायरमेंटल इवेंट ही रिस्पॉन्सिबल हो डिप्रेशन के लिए, इसके लिए जरूरी नहीं कि आपका इन्वायरमेंटल इवेंट ही रिस्पॉन्सिबल हो डिप्रेशन के लिए। आपकी हो सकती है अंदर से पहले से ही वल्नरेबल थे, जेनेटिकली ससेप्टेबल थे या बायोलॉजिकली वल्नरेबल थे, उसकी वजह से आपने डिप्रेशन हुआ है। आपने भी कॉलेज में देखा होगा कई सारी लड़कियां होंगी सेम फेज से गुजर रही हैं, सेम एग्जाम देती हैं, ठीक है, सेम माहौल में पढ़ रही हैं, लिख रही हैं, उनकी जो भी हो रहा है सारी नीड्स वहीं पर फुलफिल हो रही है, उसके बावजूद कुछ लड़कियां डिप्रेशन में जाती हैं, कुछ लड़कियां नहीं जाती हैं। कारण यही है कि उनकी या तो पर्सनालिटी में प्रॉब्लम है, या तो उनके जेनेटिक्स में कोई खराबी आ चुकी है, या तो उनके ब्रेन की जो फंक्शनिंग है या उनकी जो स्ट्रक्चर्स है या उनके जो केमिकल्स हैं उनमें कुछ ना कुछ इम्बैलेंस हुआ है, कोई ना कोई खराबी हुई है, उसकी वजह से वो डिप्रेशन में गए होंगे। बहुत बार ऐसे देखा गया कि रूरल साइड जो लोग रहते हैं, जो जिनके पास पॉवर्टी होती है, पैसे कम होते हैं, उनको भी डिप्रेशन होता है, और जिनके पास सब कुछ होता है, पैसे वगैरह सब कुछ, वो भी डिप्रेशन हो जाता है। तो ऐसे क्यों होता है कि इसके से कोई रिलेशन है फाइनेंशियल स्टेटस से? फाइनेंशियल स्टेटस से तो कोई सीधा रिलेशन नहीं है, पर ये भी है कि जो गरीब रहते हैं उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा स्ट्रेस से गुजरती है। यदि मान उनकी लाइफ में कोई आपदा आ जाए, कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो वो प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते पैसे के द्वारा। सर क्या जेंडर वाइज भी डिप्रेशन में कोई डिफरेंस होता है? हाँ, डिप्रेशन जो रहता है फीमेल्स में ज़्यादा पाया गया है एज कम्पेयर टू मेल्स, ठीक है ना। क्यों सर, इसका क्या कारण हो सकता है कि डिप्रेशन फीमेल्स में ज़्यादा पाया जाता है? देखिए जो भी स्टडीज अभी तक इशारा जो इंगित कर रही हैं वो ये कह रही हैं कि फीमेल्स में हार्मोनल जो रहते हैं बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है डिप्रेशन। इसलिए आप देखे होंगे जब भी उनका मेंस्ट्रुअल पीरियड आता है तो वो डिप्रेशन में जा सकती है, जैसे प्री मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर नाम की कंडीशन होती है। ऐसे ही पोस्ट मेनोपॉजल में आप देखेंगे पोस्ट मेनोपॉजल डिप्रेशन नाम की चीज़ होती है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि इशारा कर रही हैं कि हो सकता है कि उन फीमेल्स में हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो, हार्मोन का लेवल सही ढंग से ना हो, उस वजह से वो डिप्रेशन में गए। के अलावा कुछ और कारण हो सकते हैं डिप्रेशन के? हाँ, देखिए क्या है कि आपके जो रहते हैं आपकी सोच कैसी है, आपके कॉग्निटिव स्टाइल्स कैसी है, मतलब कि आप दुनिया को किस तरह से देखते हो, अपने आप को किस तरह से देखते हो, आपकी ज़िंदगी में जो घटनाएं घटती हैं उसको किस तरह से देखते हो, आपकी थिंकिंग कैसी है। तो कई बार क्या होता है आपकी थिंकिंग भी डिटरमाइन करती है, निर्धारित करती है कि आपको डिप्रेशन होगा कि नहीं होगा। यदि मान लीजिए आप नेगेटिव थिंकिंग वाले हैं तो आपको डिप्रेशन हो सकता है। देखिए इसका मैं सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमेशा जब भी किसी को पढ़ाता हूँ देता हूँ, जैसे मान लीजिए किसी एक लड़की ने दूसरी लड़की को फ़ोन किया, और फ़ोन क्यों किया?
क्योंकि उनको पिक्चर में जाना है, ठीक है ना। ये पिक्चर देखने का जो प्रोग्राम था उनका एक दिन पहले बन चुका था कि शाम को 6 बजे चलेंगे पिक्चर देखने। अब जब पहली लड़की दूसरे लड़की को फोन कर रही है कि 6 बजे मान लीजिए पिक्चर देखना है, ठीक है ना, तो 6 बजे उसने फोन किया। और जब 6 बजे फोन किया तो दूसरी लड़की ने कोई रिस्पांस नहीं दिया, कोई रिस्पांस नहीं दिया। तो उसने उस लड़की ने इस घटना का क्या मतलब निकाला कि वो लड़की किसी और के साथ पिक्चर देखने चली गई होगी, ठीक है। फिर धीरे धीरे और सोचने लग गई कि वो लड़की मेरे से प्यार नहीं करती है, लास्ट टाइम भी तो उसने ऐसा ही किया था। अब ऐसा सोच रही है और सोचते सोचते फिर सोचने लगती है फिर से मेरे को अकेले रहना पड़ेगा, पूरी रात जो है मुझे अकेले बितानी पड़ेगी। और वो लड़की तो मजे से अपने दोस्तों के साथ चली गई है, जबकि इसका उसके पास कोई प्रमाण नहीं कि वो गई है कि नहीं गई है, फिर भी वो ऐसा सोच रही है। तो उसकी यदि किसी व्यक्ति की कॉग्निटिव स्टाइल ऐसी है कि हर चीज में नेगेटिव सोचता है, और तो उस तरह के लोगों में भी डिप्रेशन हो सकता है। सर बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया आपने नेगेटिव थिंकिंग का। सर क्या कोई मेडिसिन ऐसी होती हैं जो डिप्रेशन करा सकती हैं? हाँ, बहुत सारी मेडिसिन होती है जिनकी वजह से डिप्रेशन हो सकता है, खासकर जो एंटी कैंसर ड्रग्स हैं, कुछ एंटीबायोटिक्स हैं, उनकी वजह से भी डिप्रेशन हो सकता है। तो दोस्तों अभी तक तो हमको लगता था कि खाली एडवर्स लाइफ इवेंट ऐसी चीजें होती हैं जो डिप्रेशन कराती हैं, बट आज हमने जाना कि डिप्रेशन होता है जीन्स और एनवायरनमेंट के इंटरेक्शन से। इसके अलावा आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, आपका टेम्परामेंट कैसा है, न्यूरोट्रांसमीटर्स भी इन्वॉल्व होते हैं डिप्रेशन कराने में, कुछ ड्रग्स ऐसे हैं जो डिप्रेशन कराते हैं, कई सारी फिजिकल इलनेस ऐसी है जिनके साथ डिप्रेशन जुड़ा रहता है। और बहुत ही अच्छी जानकारी दी मुझे डॉक्टर आहूजा सर ने, और थैंक यू सर फॉर दिस इंफॉर्मेशन। थैंक यू एवरीवन।